द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। जैसा कि इस नावल का नाम है, इसकी कहानी भी इसी नाम के एक दुकान से शुरू होती है, जो कि एक एंटीक शॉप है। एंटीक शॉप मतलब कि जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं, अनोखी चीज़ें जहाँ बिकती हैं, उसी दुकान से। उस दुकान के ऑनर एक बूढ़े इंसान हैं और उनकी एक पोती है जिसका नाम है नेल ट्रेंट। और नेल ट्रेंट जो है वही हमारी मेन कैरेक्टर है। वो जो दुकान थी ना, उसके पीछे एक छोटा सा रूम था और एक दिन नेल और उसके दादाजी वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और तभी दोनों के बीच में बातें होने लगी। तो उसी बीच जो दादाजी थे, उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम कितना मेरा ध्यान रखती हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, मेरा ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें, और तुम इतनी अकेली हो, और मेरी वजह से इतनी ज़्यादा गरीबी में तुम्हें जीना पड़ता है। तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो और बहुत ही ज़्यादा मासूम हो मेरी बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें गरीबी की हालत में मरने नहीं दूंगा इतनी कम उम्र में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि एक दिन तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। सबके साथ तो ऐसा होता है, जो कुछ भी नहीं करते हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ बहुत ही अच्छी हो जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। पर हमारे इतने अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे? कब आएंगे वो दिन? नेल ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने देखा कि उसके दादाजी काफ़ी परेशान हो रहे हैं ये सब बातें सोच के। तो उसने कहा कि दादाजी, आप फिक्र मत करिए, मैं जैसी हूँ, जैसी मेरी हालत है, मैं उसी में बहुत ही खुश हूँ। मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसा सब कुछ चल रहा है उसी में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसी वक्त दरवाजे के ऊपर कोई खटखटाता है। वो था किट। उसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर किट नंबल्स, जिसे हम किट ही बुलाएंगे। किट दादाजी की दुकान में काम करता है, उनकी मदद करता है। जैसे ही खटखटाने की आवाज़ आती है, नेल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है कि ये ज़रूर किट आया होगा। दादाजी दरवाज़ा खोलते हैं और किट अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो दादाजी उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें जो लेटर दिया था मिस्टर क्विल्प को देने के लिए, क्या तुमने वो दे दिया? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने दे दिया। इसके बाद दादाजी किट को कुछ खाने के लिए देते हैं। जब वो खा लेता है तो दादाजी उससे कहते हैं कि अब बेटा बहुत ही रात हो गई है, तो तुम अब जाओ, लेकिन कल सुबह समय पे आ जाना। तो किट चला जाता है। इसके बाद नेल दादाजी के लिए कोट लेकर आती है, क्योंकि दादाजी भी अब बाहर जाने वाले हैं। काफ़ी रात हो गई, लेकिन उसके बावजूद दादाजी कहीं जाने वाले हैं। नेल उन्हें बाय कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ी सी उदास थी, क्योंकि दादाजी हर रात इसी तरह से कहीं बाहर चले जाते हैं और जब वो दिन में वापस आते हैं तो वो काफ़ी उदास रहते हैं और उसे ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद दादाजी देखते हैं कि नेल ने अंदर से जब लॉक लगा लिया है तो वो रोड के ऊपर इधर उधर देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और उसके बाद वो कहीं अंधेरे में गायब हो जाते हैं। यानी उन्हें जहाँ जाना था वो वहाँ चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस दुकान में एक लड़का आता है, एक नौजवान आता है जिसका नाम है फ्रेडरिक ट्रेंट। वो दादाजी का पोता है और नेल का भाई है। उसे हम फ्रेड कहेंगे। तो उसे देखते ही दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, तो तुम यहाँ क्यों आते रहते हो? वो कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने गरीब हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। आप हमेशा उससे काम करवाते रहते हो और उससे परेशान करते रहते हो, सारा काम सिर्फ़ और सिर्फ उसी से करवाते रहते हो। तो दादाजी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये किसे सुना रहे हो? तुम तो खुद कैसे हो सबको पता है। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो, जो अपने परिवार को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। दरअसल बात ये है कि फ्रेड को लगता है कि दादाजी ने
बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके रखे हुए हैं और छुपा दिया है उसे। तो जब वो मरेंगे तो वो सभी पैसे नेल के हो जाएंगे। इसीलिए वो अपनी बहन से इतना ज़्यादा दोस्ती बढ़ा के रखना चाहता है। वो फिर से कहता है कि मैं अपनी बहन से ही मिलने के लिए आया हूँ और उससे बिना मिले हुए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इसके बाद वो कहता है कि मेरा एक दोस्त भी आया हुआ है मेरे साथ, बाहर खड़ा है, मैं उसे अंदर ले आता हूँ। अंदर एक नौजवान इंसान आता है जिसका नाम है रिचर्ड डिक स्विवलर। ये फ्रेड का दोस्त है। अगर मैं कहूँ रिचर्ड या फिर मिस्टर स्विवलर तो आप समझ लेना कि ये फ्रेड का दोस्त है। इसके बाद नेल अंदर आती है और उसके साथ एक छोटे हाइट का आदमी भी आता है जिसका नाम है डैनियल क्विल्प। ये वही इंसान है जिसे किट के हाथों दादाजी ने एक चिट्ठी भेजी थी। नेल जैसे ही अपने भाई को देखती है तो वो उसके पास जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में बातें होती हैं। फ्रेड उससे कहता है कि क्या दादाजी ने मना किया है मुझसे बात ना करो। नेल कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद दोनों भाई बहन थोड़ा बात करते हैं और उसके बाद नेल अंदर चली जाती है। इसके बाद फ्रेड डैनियल क्विल्प, जिसे हम कहेंगे मिस्टर क्विल्प, से कहता है कि तुम सुन लो, तुम्हें मेरे दादाजी की बहुत सारी सीक्रेट्स पता होंगी। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब तक मेरी बहन यहाँ है, नेल यहाँ है, तब तक मैं यहाँ आते रहूँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ आने के लिए। इसके बाद वहाँ से फ्रेड और उसका दोस्त रिचर्ड वहाँ से चले जाते हैं। डैनियल क्विल्प दादाजी से कहता है कि कितना बदतमीज़ पोता है आपका। इसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए दादाजी से कहता है कि ये रहे वो पैसे जो आपने मांगे थे। मैंने सोचा कि मैं खुद ही इन पैसों को लेकर आ जाऊं क्योंकि नेल इसे संभाल नहीं पाती, लेकिन एक ना एक दिन उसे संभालना तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके मरने के बाद तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे ना। दादाजी इसके ऊपर मुस्कुराते हैं। इसके बाद डैनियल क्विल्प कहता है कि काश मुझे पता होता कि आप मेरे सारे पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि कहीं अच्छी जगह ही इन्वेस्ट कर रहे होगे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दादाजी इसके बाद नेल से कहते हैं कि बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, सब सही होगा। तभी दरवाजे के ऊपर कोई खटखटाता है और नेल कहती है कि ज़रूर कैट आया होगा अपने राइटिंग के लेसन्स लेने के लिए। जो नेल थी ना, वो कैट को लिखना सिखाती थी। कैट बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करता था लेकिन नेल बहुत ही अच्छी टीचर थी। इसके बाद जो शाम थी वो बीत गई नेल और कैट के साथ, और कैट के जाने का समय आ गया। कैट चला गया और कुछ घंटों के बाद वो समय भी आ गया जब दादाजी हर रात की तरह बाहर चले गए और फिर से नेल उस जगह अकेली रह गई। दूसरी ओर फ्रेड, जो कि नेल का भाई था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए वो एक दिन अपने दोस्त रिचर्ड स्विवलर के घर गया। वहाँ जाकर उसने अपने दोस्त से कहा कि रिचर्ड, तुम्हें क्या लगता है वो बूढ़ा आदमी मुझे एक फुटी कौड़ी देगा? रिचर्ड ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। फ्रेड ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, अगर वो मर भी गया तब भी। इसके बाद फ्रेड ने वो बात कही जिससे रिचर्ड भी शॉक हो गया। फ्रेड ने कहा कि रिचर्ड, तुम्हें नेल कैसी लगती है? रिचर्ड ने कहा कि वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। फ्रेड ने कहा तो ठीक है, तुम उससे शादी करने के लिए मना लेना, और जब तुम उससे शादी कर लोगे तो सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और फिर हम दोनों मिलके उन पैसों को खर्च करेंगे साथ में, क्योंकि नेल बहुत ही अच्छी है तो हम उसे मना ही लेंगे। रिचर्ड ने कहा कि क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो अभी 14 साल की भी नहीं हुई है। फ्रेड ने कहा तो तुम्हें अभी किसने कहा कि शादी कर लो? तुम 3-4 साल बात कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ताकि तुम बाद में जाकर उससे शादी कर लो। रिचर्ड नहीं मान रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। रिचर्ड की एक आंटी है जो काफ़ी अमीर है और वो कई सालों से रिचर्ड को पैसे भेजती थी, लेकिन कुछ महीनों से उन्होंने रिचर्ड को पैसे भेजना बंद कर दिया
क्योंकि उन्हें पता चल गया कि रिचर्ड उन पैसों का बहुत ही गलत इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करता है उन पैसों का। रिचर्ड ने उन्हें खत भी लिखा, यहाँ तक कि गिड़गिड़ाया भी कि कुछ पैसे उन्हें भेज दें, लेकिन उन्होंने कोई पैसे रिचर्ड को नहीं भेजे। उसे लगा था कि उसकी आंटी के मरने के बाद उनकी कुछ संपत्ति उसे मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और रिचर्ड को अब लगता है कि वो गरीब हो गया है और वो हमेशा गरीब ही रहेगा। इसीलिए रिचर्ड फ्रेड को हाँ कह देता है और फ्रेड के उस प्लान में शामिल हो जाता है। दूसरी ओर दादाजी ने एक दिन नेल को एक लेटर लेकर भेजा डैनियल क्विल्प के पास। ये वही आदमी है जिसने कुछ दिनों पहले दादाजी को कुछ पैसे दिए थे उनकी दुकान में आकर। डैनियल क्विल्प बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान था। वो पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता था। जो गंदी सड़कें होती हैं ना, उनके किनारे जो घर होते थे वहाँ से वो किराया वसूलता था और साथ ही साथ वो लोगों को पैसे भी उधार दिया करता था और बहुत सारे इल्लीगल काम करता था पैसे कमाने के लिए। क्विल्प जहाँ रहता था वो काफ़ी डरावनी जगह थी, थेम्स नदी के पास में ही थी। थेम्स नदी यानी कि ये कहानी पूरी लंदन शहर में हो रही है और नेल के दादाजी अक्सर डैनियल क्विल्प के घर चिट्ठी लेकर नेल को भेज दिया करते थे। तो इस बार भी जैसे ही नेल वहाँ पहुँची, उसने देखा कि डैनियल क्विल्प एक लड़के को छड़ी से मार रहा था। उसकी नज़र जब नेल के ऊपर पड़ती है तो फिर वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि नेल, तुम्हें इस लड़के की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेल डैनियल क्विल्प से कहती है कि मैं आपके लिए चिट्ठी लेकर आई हूँ, मेरे दादाजी ने आपके लिए भेजा है। डैनियल क्विल्प वो चिट्ठी पढ़ता है। उसके बाद वो खुद से ही कहता है कि क्या सिर्फ एक दिन में सब का सब खत्म हो गया? वो आखिर कर क्या रहा है? ये तो एक तरीके का रहस्य ही हो गया। इसके बाद डैनियल क्विल्प नेल की तरफ देखता है और उससे कहता है कि नेल, तुमने ऐसी बहुत सारी चिट्ठियाँ लाई हैं ना, तो क्या तुमने कभी अपने दादाजी से इस बारे में पूछा नहीं? नेल ने कहा कि मैंने उन्हें बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। तो डैनियल क्विल्प ने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, तुम्हारे दादाजी हमेशा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो हमेशा से तो ऐसे नहीं रहे होंगे ना? नेल ने उससे कहा कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुश थे, वो भी हमेशा खुश रहते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया जब से वो नेल रुकी। डैनियल क्विल्प ने कहा, जब से वो क्या? मुझे बताओ बताओ बच्ची, जब से वो क्या? जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। नेल रोने लगी और उसके बाद उसने रोते रोते बताया जब से उसके दादाजी हर रात बाहर जाने लगे और पूरी रात वो बाहर ही बिताने लगे, तब से चीज़ें बदल गई। वो जब भी सुबह आते हैं तो वो हमेशा उदास रहते हैं और आज सुबह भी जब वो आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास थे और वो अपने आप कुछ बोल रहे थे। जब उन्होंने सोचा कि मैं कमरे में नहीं हूँ तो उन्होंने खुद से कहा कि मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे ऐसे कार्ड्स मिलते हैं, ऐसे पत्ते मिलते हैं। क्विल्प ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी। इसके बाद वो जाकर पेपर के ऊपर कुछ लिखने लगा और उसने वो पेपर नेल को दे दी। उसने नेल से कहा कि ये अपने दादाजी को दे देना। इसमें मैंने बस इतना लिखा है कि कल मैं उनसे मिलने के लिए आऊँगा और मैं वो नहीं कर सकता जो उन्होंने मुझे करने को कहा है लेटर में। नेल वो लेटर लेकर चली जाती है और अपने दादाजी को दे देती है। डैनियल क्विल्प नेल के दादाजी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद दादाजी उस वक्त अकेले थे दुकान में। जैसे ही वो जाता है, दादाजी उसे देखकर कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए, वो पैसे दो जो तुम लेकर आए हो। डैनियल क्विल्प ने कहा कि मैं अब तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दादाजी से कहता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम वो पैसे कहाँ लगा रहे थे।
तुम जुआ खेलने जाते थे हर रात, और मैंने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं तुमने वो सारे पैसे वहाँ गंवा लिए हैं। सबसे पहले तो तुमने अपने सारे पैसे गंवा लिए, उसके बाद तुम मुझसे मांगने के लिए आए और मेरे पैसे भी गंवा दिए। मुझे लगा था कि तुम उन पैसों को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम तो जुआ खेल रहे थे। तुम एक जुआरी हो। दादाजी ने कहा कि मैं जुआरी नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं खेल रहा था, मैं नेल के लिए खेल रहा था ताकि उसका भविष्य अच्छा हो सके। डैनियल क्विल्प ने कहा, लेकिन तुम अमीर बनने के बजाय भिखारी बन गए। और एक बात सुन लो, मेरे पास पूरा अधिकार है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उनसे अपना पैसा वसूल लूँ। इसीलिए आज से ये दुकान और इसके अंदर जो भी सामान है वो सभी मेरे हुए। दादाजी रोने लगे। उन्होंने डैनियल क्विल्प से कहा कि प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे और पैसे दे दो, मैं उन पैसों से अपना भाग्य बदल लूँगा। प्लीज़ मदद करो, मेरे लिए ना सही, कम से कम नेल के लिए तो मेरी मदद कर दो। डैनियल क्विल्प ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे इस बारे में नहीं पता होता कि तुम जुआ खेलते हो तो मैं शायद तुम्हें पैसे दे देता, लेकिन अब मुझे ये बात पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें पैसे देने की गलती नहीं करूँगा। दादाजी ने उससे पूछा, किसने तुम्हें बताया ये बात, बताओ मुझे। डैनियल क्विल्प थोड़ा सोचने लगा। उसके बाद उसने कहा बड़ी खुशी के साथ कि किट ने मुझे बताया है। हाँ, वो किट ही था जिसने मुझे बताया है। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन सड़क के ऊपर कोई इंसान था जो ये सब कुछ देख रहा था कि डैनियल क्विल्प आया और चला गया, और दादाजी आज दुकान छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। उसने ये देखा और वो हमेशा ही देखता है। वो घंटों इसी तरीके से छिप के खड़ा रहता है और सुनिश्चित करता है कि जब दादाजी हर रात घर से बाहर चले जाएं तो नेल सुरक्षित रहे। और ये इंसान कोई और नहीं, किट था। उससे नेल की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी, और आज जो उसने देखा उसके बाद वो निश्चित हो गया कि आज दादाजी कहीं भी बाहर नहीं जाने वाले। तो इसीलिए वो अपने घर चला गया, अपनी माँ और अपने 2 छोटे भाइयों के पास। किट जब अपने घर पे जाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि पता नहीं किट, नेल को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगी, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगे कि तुम्हें नेल से प्यार हो गया है। किट का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन तभी दरवाजे के ऊपर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। वो कोई और नहीं, नेल थी। नेल अंदर आती है और कहती है कि दादाजी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। किट उससे कहता है कि रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। नेल उससे कहती है कि नहीं, रुक जाओ, डॉक्टर वहाँ आए हुए हैं। पर पता नहीं किट, दादाजी तुम्हारे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें जो भी परेशानी हो रही है वो सब तुम्हारी वजह से हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए, अगर तुम गए तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नेल रोने लगती है। वो कहती है कि किट, क्या किया है तुमने? मैंने तुम्हारे पर विश्वास किया था, तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, इकलौते दोस्त थे, और तुमने ही। किट एकदम शॉक में था, उसे पता नहीं था कि वो क्या कहे। इसके बाद नेल ने किट के हाथों में वो पैसे दे दिए जो उसने उस हफ्ते उसके दुकान में काम करके कमाए थे, और इसके बाद नेल वहाँ से चली जाती है। दादाजी बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद डैनियल क्विल्प कुछ दिनों के बाद अपने लॉयर, अपने वकील मिस्टर सैमसन ब्रास के साथ वहाँ आ जाता है। मिस्टर ब्रास ने डैनियल क्विल्प से पूछा कि आप कब तक यहाँ रहने वाले हैं। क्विल्प ने कहा, जब तक वो बूढ़ा आदमी मर नहीं जाता, और अगर वो नहीं मरता है तो हम उसे और उसकी पोती को कह देंगे यहाँ से चले जाने के लिए। एक रात नेल खिड़की के पास अकेली बैठी हुई थी। तभी नीचे रोड पर से किट ने उसे आवाज़ दी।
उसने कहा कि नेल, कहीं तुम तो ऐसा नहीं सोचती ना कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा दिल जानता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नेल, तुम मेरा एक काम करोगी? अगर तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाए तो क्या तुम उनसे कहोगी कि मैं फिर से उनके साथ काम करना चाहता हूँ? नेल ने उससे कहा कि मैं अगर दादाजी से कह भी दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं और तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। केट ने उससे कहा कि मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस इतना सोच रहा था कि तुम और तुम्हारे दादाजी अगर चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। मेरा घर थोड़ा सा छोटा है ज़रूर है, पर काफ़ी साफ़ सुथरा है। लेकिन वहाँ पे मिस्टर ब्रास आ जाते हैं और वो किड को भगा देते हैं। नेल को पता है कि उसके दादाजी कभी भी नहीं मानेंगे। कुछ ही दिनों में उसके दादाजी भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इन सभी घटनाओं की वजह से उनके दिमाग पे काफ़ी असर हुआ था, तो अब वो जो भी बोलते थे उसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आता था। वो अब ठीक से सोच और समझ नहीं पाते थे। जैसे ही डैनियल कुल्प ने देखा कि दादाजी ठीक हो गए हैं तो उसने कह दिया कि अब वो दुकान और घर और उसके अंदर जितने भी सामान हैं वो सब वो बेच देगा। इसीलिए नेल और उसके दादाजी को वहाँ से जाना पड़ेगा। नेल ने अपने दादाजी से कहा कि चलिए हम यहाँ से चले जाते हैं, हम इस जगह को छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। हम भीख मांगेंगे लेकिन कम से कम हम खुश तो रहेंगे। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। चलिए दादाजी, हम मैदान में सोएंगे, पेड़ों के नीचे सोएंगे। आप दिन में आराम करना और मैं घर घर जाकर पैसे मांगूंगी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो हम चलते हैं, लेकिन हमारे इस सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना, वरना लोग समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ और वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। दूसरे दिन नेल और उसके दादाजी घर से निकल जाते हैं। उस वक्त डैनियल कुल्प और उसका जो लॉयर था वो सो रहा था। वो जून का महीना था और वो दोनों अपनी दुकान के बाहर खड़े थे। उसने यानी कि नेल ने अपने दादाजी से पूछा कि हम किधर चलें दादाजी। दादाजी इधर उधर देखने लगे। उसके बाद वो नेल की तरफ देखने लगे। उस वक्त नेल को समझ में आ गया कि अब से नेल को अपना भी ध्यान रखना है और अपने दादाजी का भी ध्यान रखना है। उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और उसे जहाँ लगा जाना चाहिए वहाँ वो अपने दादाजी को ले चलने लगी।